हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? स्केलर्स और वेक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में चालू किया था। उसके बारे में मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर का मीनिंग बताया था, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो हमने बताया था। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स से और इसके आगे वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल कैसा लेना है। एंगल तो आपको पता है, एंगल बताने की जरूरत नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2 मिनट लग जाएंगे। कि मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए बार, और ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी बार। इसके बीच में एंगल 30 है। आप बोलोगे सर इसके बीच में एंगल 30 है, इसके बीच में एंगल 50 है, पर और इसके बीच में एंगल 120 है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये आपकी बात बरोबर है, पर एंगल लेते कैसे हैं? ऑलवेज एंगल इज टेकन इन सच अ वे वेयर आइदर टेल्स ऑफ द वेक्टर, ये पॉइंट जो है ये टेल्स होता है और ये हेड आता है। एंगल कब लिया जाता है? व्हेन टेल एंड टेल मीट। यहां पर टेल और टेल मिल रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल थीटा 30 डिग्री करेक्ट है। यहां पर कौन क्या मिल रहा है? सर एक का टेल और बी का हेड मिल रहा है। तो ये एंगल करेक्ट है क्या? नहीं, ये एंगल करेक्ट नहीं है। सर फिर क्या करना है? सर ये करना है, देखो एरो का मतलब इस डायरेक्शन में आगे चल रहा है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो उसको। जो भी हम वेक्टर्स पढ़ते हैं उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये वेक्टर को मैंने क्या किया, ये ऐसा है ना, इसी डायरेक्शन में पैरेलल इसको शिफ्ट किया नीचे, ताकि टेल और टेल मिले। और ये ऊपर वाला जो है ये पता है मुझे 50 डिग्री, तो अभी इसका एंगल अगर कोई 50 बोलेगा तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। पर अगर इसका एंगल असलियत में कितना है? 130। यानी कभी भी टेल और हेड मिले तो किसी एक वेक्टर को आपको क्या करना होगा? शिफ्ट करना होगा, आगे पुश करना, ताकि टेल और टेल मिले। अच्छा, हेड और हेड में आमतौर पे एंगल ऐसा देखा जाता है, टेल और टेल, क्योंकि बचपन से हम ये पढ़ के आ रहे हैं। पर अगर हेड और हेड भी मिल रहे हैं तो भी ये करेक्ट है। हेड हेड के बीच में एंगल दिया हो, हेड हेड भी मिले तो भी ये थीटा 120 हम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स तब देखा जाता है जब टेल और टेल मिले, टेल और हेड मिले, और हेड और टेल में हेड और टेल में नहीं चलेगा, जब टेल और टेल मिले और हेड मिले। इसके अलावा अगर क्या मिल रहा है? टेल और हेड मिल रहे हैं या हेड और टेल मिल रहे हैं, तो नो, आइदर एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज टेकन व्हेन आइदर हेड एंड हेड मीट और टेल एंड टेल मीट। या तो सिर से सिर मिलना चाहिए, टक्कर होनी चाहिए, या पूंछ से पूंछ मिलनी चाहिए, तो ही एंगल ले सकते हैं। अगर एक की पूंछ और दूसरे का सिर मिले तो उसे एंगल नहीं बोला जाता है। जैसे एक की पूंछ और दूसरे का हेड मिल रहा है तो उसे एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं कहा जाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी कहा जाएगा जब पूंछ और पूंछ मिले और सिर मिले। बोलो, बात समझ में आई है? इतना लिख लीजिए जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं आगे की बातें बताता हूं आपको। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट क्या है दोस्तों? रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का रिजल्टेंट। देखिए, इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट आमतौर पे एक लॉ लिया जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, पर मैं जो चीजें सिखा रहा हूं उसको आप फील करें तो लॉ आप अपने आप बना पाओगे। ठीक है, तो मान लो कि रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर्स इफ ए एंड बी, में रिजल्टेंट बिटवीन वेक्टर्स है, हम 2 या 3 भी लिख सकते हैं, पर पहले 2 लिखेंगे। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन दे आर रिजल्टेंट is represented by R bar
आर बार एंड गिवन बाय आर बार इसको इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। आर बार ए बार और बी बार से, इसका मतलब क्या है कि जो आर रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर है, मैं आपको सब समझाऊंगा, वो ए और बी से बना हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है आपने बोला सर। देखो, इसका मतलब ए और बी का एडिशन नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला आपके पास 3 मैंगोज थे और मैंने आपको 2 मैंगोज दिए, तो आपके पास टोटल कितने मैंगोज हो गए? 5। ये क्यों संभव हुआ? या मान लो 3 मैंगोज थे, मैंने आपको 4 दिए, तो आपके पास कितने मैंगोज थे? 5 मैंगोज हो गए, बराबर है। तो आपने बोला सही है सर। ये ऐसे क्यों संभव हुआ? क्योंकि इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ नंबर देकर आपको पता चल गया कि 3 और 4 क्या होगा? 7 होगा। पहले मैंने 3 और 2 लिखा था तो 5 हो रहा था, अभी 3 और 4 क्या होगा? 7 होगा। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि मैंगोज के लिए तो डायरेक्शन कुछ नहीं है। मैंने बोला आपको, अभी इसके यही एग्जांपल इसमें देखते हैं कि ए वेक्टर 3 मीटर का है और बी वेक्टर 4 मीटर का है और नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। डेफिनेटली देखो, कोई बोलेगा 7 मीटर, कोई बोलेगा दूसरा कुछ आंसर दे सकता है। इसका ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को बता, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि ए वेक्टर 3 मीटर का है। अगर मान लो कि किसने बोला कि ए ऐसा है 3 मीटर और बी ऐसा है 4 मीटर, मान लो मैं 3 मीटर ऐसा गया फिर 4 मीटर ऐसा गया, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 7 मीटर। एकदम सही, बराबर है। पर अगर मान लो मैंने बोला कि मैं 3 मीटर ऐसे जा रहा हूं और 4 मीटर ऐसे आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से मैं 3 मीटर गया और 4 मीटर पीछे आया, यानी इस पॉइंट से 1 मीटर नेट पीछे हूं। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं आपको मैं 3 मीटर ऐसे गया 4 मीटर ऐसे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पॉइंट से कितना है? तो आप बोलोगे सर ये है आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये 3 स्क्वायर, लास्ट टाइम भी मैंने ये एग्जांपल लिया था 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हाइपोटेन्यूज ऐसे ही तो आएगा, तो ये क्या होगा? 9 + 16 का स्क्वायर रूट यानी 25, 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो भी इस डायरेक्शन में, बराबर है। ये जो 3 केसेस हो गए, ऐसे अनगिनत केस होते हैं। मैं बोलूं मैं 3 मीटर ऐसा चला, 4 मीटर ऐसा चला, तो भी केस बदल जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो स्केलर्स में ऐसा कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बोला 3 आम दिए, 4 आम और दिए, तो टोटल कितने आम हो गए? आपने बोला 7। मैंने बोला एकदम करेक्ट, सही जवाब, जीते 1 करोड़ रुपए। चलो, पर यहां पर डायरेक्शन मैटर करता है। तो देखो, ये तीनों, ये भी आर बार है, ये डायरेक्शन के लिए ये आर बार है, मैं बोलूंगा ये डायरेक्शन के लिए, इन डायरेक्शन के लिए ये आर बार है, और ये डायरेक्शन के लिए आर बार ये है। तो मैंने क्या लिखा है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, यानी आर बार का जो है वैल्यू ए बार प्लस बी बार नहीं है। आर बार इज नॉट जस्ट एडिशन ऑफ ए एंड बी, वो सिर्फ ए और बी का एडिशन नहीं है। मैं इस इक्वेशन को देखकर क्या समझूंगा, एक फिजिक्स वाला स्टूडेंट क्या समझना चाहिए कि आर बार ए बार और बी बार से बना हुआ है, बराबर है। आर बार इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार, और वो आंसर कैसे देगा? वो देखेगा डायरेक्शंस क्या क्या हैं। अगर मैंने बोला कि ए बार 3 मीटर ईस्ट की तरफ है और बी बार भी 3 मीटर ईस्ट की तरफ है, तो वो मेरे को ये आंसर देगा। मैंने बोला ए बार 3 मीटर ईस्ट की तरफ है और बी बार
अभी ऐसे वाले एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझेगा। बी बार 3 मीटर वेस्ट की तरफ है तो वो मुझे ये आंसर देगा, बराबर है। अगर मैंने बोला कि अगर ए बार है 3 मीटर ईस्ट की तरफ और बी बार है 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये आंसर मुझे मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर डायरेक्शन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ बोलूं कि एक कार है जो 3 मीटर चली है, फिर 4 मीटर चली है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एक अच्छा फिजिक्स का स्टूडेंट सीधा आंसर नहीं देगा भाई 3 और 4 7, नहीं, वो बोलेगा सर डायरेक्शन भी बताओ, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से आंसर बताया जा सकता है। तो जब भी रिजल्टेंट, ये जो पूरा लिखा है इसका हिंदी में मतलब यही है कि आपको अगर दो वेक्टर दिया जाए, आपको दिया जाए कि एक ब्लॉक है, उसको 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स दिया गया, तो टोटल फोर्स कितना दिया गया, तो आप सीधा 7 न्यूटन नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करेगा कि 3 न्यूटन इधर दिया है और 4 न्यूटन मान लो ऐसे दिया है, तो उसका रिजल्टेंट वेरी कर जाएगा। डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कभी भी, अगर मान लो 3 वेक्टर्स होंगे ए बी सी, इसका रिजल्टेंट पूछू तो आप क्या बोलोगे, आर बार इट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। पर जब ये लिखा जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आर बार का सीधा आपको डायरेक्ट ऐड करना है, इसका मतलब ये है कि आर बार ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार तीनों से बना हुआ है। पर जब भी आप रिजल्टेंट दोगे आप ए बी और सी तीनों की डायरेक्शन चेक करोगे और उसके बाद ही रिजल्टेंट दोगे, बराबर है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग एंड टेलिंग पीपल कि माय रिजल्टेंट इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, हियर माय रिजल्टेंट इज मेड अप ऑफ ए बी एंड सी। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू डायरेक्टली ऐड इट। इसके लिए कुछ लॉज हैं, वो धीरे धीरे हम लोग अभी सीखने वाले हैं और मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पहले आप सिर्फ इस इक्वेशन को समझें, ठीक है। ये भी आर बार हो सकता है ए और बी का, ये भी आर बार हो सकता है ए और बी का, ये भी आर बार हो सकता है ए और बी का, प्रोवाइडेड अगर मैं ए और बी को ऐसे डायरेक्शंस दूं तो ये आर बार होगा, ये आर बार होगा, और वो आर बार डिपेंड करेगा डायरेक्शंस के ऊपर। दिस डजंट मीन यू हैव टू ऐड एवरी टाइम ए एंड बी, दैट इज पॉसिबल इन स्केलार्स ओनली। स्केलार्स में सीधा ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। वेक्टर्स में सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो अभी अभी हम सीखेंगे। एंड रिजल्टेंट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। आइए इसके ऊपर कुछ सम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल है। क्या बोला है, कार मीन्स 3 मीटर्स वेस्ट, 3 मीटर वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर डायरेक्शन है तो सीधा नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, रिजल्टेंट के बारे में पूछा है तो हमको डायरेक्शन देना जरूरी है। तो अभी तक हमने लॉस तो नहीं पढ़े हैं, तो अभी जो मेथड यूज कर रहे हैं हम, ड्राइंग क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो कार मूव्स 3 मीटर वेस्ट, और यही ग्राफिकल मेथड आगे चल के लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस ले रहा हूं। 3 मीटर वेस्ट, मान लो मैंने एक पॉइंट ए लिया, मान लो ये ए था, इसी कार में मैं ही बैठा था, मैं 3 मीटर वेस्ट गया, तो ये 3 मीटर मैंने, ये आपको ईस्ट वेस्ट तो पता है ना, हाँ ये मेरा ईस्ट होगा, राइट हैंड यानी ईस्ट, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ यानी आगे होता है, सॉरी नॉर्थ साउथ, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, वो बाद में आएगा थर्ड डायमेंशन। पहले मेरा ये राइट है ईस्ट, ये वेस्ट लेफ्ट है, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, बोर्ड के लिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कार मूव्स 3 मीटर्स वेस्ट, तो 3 मीटर वेस्ट की तरफ चला, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ, तो 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ यानी ऊपर, ठीक है। वेस्ट चला, फिर नॉर्थ चला, 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट यानी इधर चला है, और इधर बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, ये 3 मीटर क्या है, इधर भी चला है।
बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैं ए से इधर गया, बी सी, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट है फाइनली इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। इनिशियल पोजीशन से देखो, अगर रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्टली आई हैव टू जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मैं इधर इतना घूम के गया यहां तक, असलियत में मैं गया कहां हूं? ये तो घूम के गया ना। मैं कैसे भी जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, कैसे भी सीधा जाऊं। नेट डिस्प्लेसमेंट यानी स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट। असलियत में मैं कहां से कहां गया हूं? असलियत में अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो मैं इसको थोड़ा सा डबल एरो से कर रहा हूं। असलियत में मेरा ये है, असलियत में मैं सिर्फ ए से बी तक गया हूं। तो ए से बी तक ये देखो क्या होगा, अगर ये पूरा कंप्लीट कर दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? मैं इतना घूम के गया, पर असलियत में मैं गया कहां से कहां तक हूं? नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वैल्यू वो क्या है कि मैं ए से बी तक गया हूं, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी वेक्टर। असलियत में मैं सिर्फ ए टू बी गया हूं, बीच में कितना भी घूमू ना, तो ए टू बी गया, तो ए टू बी गया यानी कितना मीटर गया हूं, कितना डिस्टेंस चला हूं? 3 मीटर। कौन से डायरेक्शन में? ए टू बी कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो आंसर हमेशा डायरेक्शन के साथ देते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिर से एक कार मूव्स वगैरह मैंने नहीं लिखा है। 4 मीटर वेस्ट, अगर मान लो मैं ए इधर लूं तो 4 मीटर वेस्ट चला हूं। फिर क्या है? 3 मीटर साउथ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा 4 मीटर चला हूं वेस्ट की तरफ। फिर क्या है? 3 मीटर साउथ, तो ये 3 मीटर नीचे। ये ड्रॉ करना पड़ता है डायग्राम, तब तक नहीं आएगा, ठीक है। फिर 4 मीटर ईस्ट, ये 4 मीटर ईस्ट हो गया आपका, ठीक है। पहले वेस्ट की तरफ गया, फिर साउथ गया, फिर 4 मीटर ईस्ट गया, और ये फाइनल पॉइंट है। ये ए है, ये बी है। तो फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये इतना घूम के जाने से रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट क्या था? व्हाट इज अ रिजल्टेंट? इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फाइनली क्या हुआ? बीच का हमको कुछ मत बताओ। तो फाइनली बॉडी ए टू बी आया है। फाइनली बॉडी ए टू बी आया है। मैंने एक जैसे डायग्राम कंप्लीट किया तो मेरे को ये क्या मिला? ये रेक्टेंगल मिला। ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 मीटर होगा। तो रिजल्टेंट यानी फाइनली हुआ क्या? रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज फाइनली ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर फाइनली क्या है? ये है 3 मीटर। कौन से डायरेक्शन में? फाइनली ये क्या है? 3 मीटर है। कौन से डायरेक्शन में? ये है ए टू बी, ए से नीचे आया है ना, यानी साउथ डायरेक्शन में। बोलो बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रिजल्टेंट। मैं यार डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन को सोच समझ के लिख कर फिर मैं कर रहा हूं। अगर आप सोचो मैं एक्चुअली लिखूंगा कैसे? मान लो इसको मैंने ए वेक्टर माना, मैंने इसको बी वेक्टर माना, इसको सी वेक्टर माना। असलियत में मेरा रिजल्टेंट क्या है? ए बी है। असलियत में मैं उसको लिखूंगा ए बी वेक्टर को, इट इज एडिशन ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्या ये पर मैंने इसका रिजल्टेंट आया कितना? 3 मीटर साउथ की तरफ। असलियत में देखो ए बी सी डायरेक्ट ऐड करो तो 4 और 3 7 और 4 कितना हो? 11। क्या 11 रिजल्टेंट आया है? नहीं। ये क्यों नहीं आया है? बिकॉज वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डायरेक्शन। डायरेक्शन को भी खास ध्यान रख के हम लोग कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट देखिए, ये रिजल्टेंट के एग्जांपल है, यही मैं बात आपको समझाना चाहता था। दूसरा पॉइंट क्या है? अ पर्सन गोज फ्रॉम 4 मीटर ईस्ट। ये ए पर्सन है, ये 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, ये ईस्ट है, राइट। देन टर्न साउथ एंड मूव 3 मीटर। फिर साउथ की तरफ गया, कितने मीटर? 3 मीटर। ही अगेन टर्न्स ईस्ट एंड मूव्स 2 मीटर। फिर से ये 2 मीटर इधर गया, एंड फाइनली ही टर्न्स 5 मीटर्स
टर्न्स 5 मीटर्स टू साउथ, तो फाइनली 5 मीटर साउथ की तरफ चला है। तो ये ए पॉइंट है और फाइनली ये यहां बी पॉइंट पे पहुंचा है। फाइंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट बोला है। फाइनली इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमको बताना है। देखो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो अभी मेरे को एक्चुअली मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां तक है, वो ए से बी तक है। तो ए से बी तक मैंने सीधा जोड़ा, ये है मेरा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है आर। असलियत में इधर वेक्टर्स कितने, 1 2 3 4 जोड़ने हैं। मींस आर बार इज मेड अप ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ठीक है। पर डायरेक्ट ऐड करना है क्या, नहीं, हमको ज्योमेट्रिकली डायग्राम में सोचना है। मैंने सोचा मैंने क्या क्या, क्यों ना मैं इसको एक्सटेंड करूं, ऐसा रिजल्टेंट ही तो निकालना है, क्यों ना मैं इसको पीछे भी एक्सटेंड करूं। तो और इधर जो पॉइंट है वो हो जाएगा O। तो यहां पर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरा A होगा, ये B होगा, ये O होगा। AO कितना है सोचो, ये 4 ऐसा और 2 ऐसा, ये 4 और ये 2, यानी टोटल 6 है। OB कितना है सोचो, ये 3 और ये 5, यानी 8 मीटर है। 3 और 5 8 मीटर हो गया ना। हॉरिजॉन्टल ये 4 और ये 2 5, 4 और 2 6, और ये 3 और ये 5 8। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा 36 प्लस 64, यानी कितना होगा 100 का स्क्वायर रूट, यानी 10 मीटर। ये 10 मीटर तो क्या हुआ, ये 10 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो ए बी बार इट इज इक्वल टू 10 मीटर, बट इन विच डायरेक्शन। सोचो अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अभी एंगल मैंने निकालना सिखाया नहीं है, पर मैं तुमको एक सिंपल बता सकता हूं कि ये एंगल जो है ये क्या होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में है ना रिजल्टेंट। अगर ए पॉइंट को देखा जाए तो ए का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ और ईस्ट के बीच में है ना। अभी एंगल कैसे निकालना है वो भी धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, एकदम जंप अप मत करो। सर एंगल कुछ लोगों को आता होगा तो ये क्या होगा, ए बी 10 मीटर है, साउथ इधर एक्चुअली साउथ 37 साउथ ऑफ ईस्ट होगा, ठीक है। जो भी एंगल आएगा वो इधर लिखा जाएगा, वो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा एंगल्स भी, पर फिलहाल मैं साउथ ईस्ट लिख रहा हूं, साउथ और ईस्ट के बीच में। साउथ और ईस्ट के बीच में एक्चुअली साउथ ईस्ट 45 डिग्री को लिखते हैं, बीच में एंगल लिखते हैं, साउथ ऑफ हाउ मच, वो मैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगा। बीच में एंगल भी लिखा जाता है, पर कहने का मतलब क्या है कि अ पर्सन गोज 4 मीटर ईस्ट एंड देन टर्न्स, ये इतना सब था, हमने डायरेक्टली ऐड किया क्या, नहीं, मैंने क्या किया, ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। मैं हर एक चीज को ड्रॉ करके उसके ड्राइंग के साथ एनालाइज कर रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तीनों एग्जांपल्स आप एक बार लिख लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये पर्टिकुलर जो सम्स हमने किए हैं अभी ग्राफिकल मेथड से, इसलिए मैंने रफ नहीं किए हैं, ये हमने किससे किए हैं, हेड टेल लॉ से किए। हेड टेल लॉ कुछ नहीं बोलता है, ये आपके इसमें नहीं है, एक सम्स करने का तरीका है, इसका दूसरा नाम ही ग्राफिकल मेथड है। हेड टेल लॉ में हमने किया क्या, इन हेड टेल लॉ वी गो ऑन जॉइनिंग टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ इनिशियल वेक्टर। इसके पहले वाले देखो, पहला वेक्टर ये ड्रॉ किया, फिर ये हर बार क्या किया, नेक्स्ट वेक्टर का टेल और इनिशियल वेक्टर का हेड दोनों जोड़े हैं। इफ वी, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ग्राफ में हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये कुछ किसको आंसर आपको देना है, आपको समझना है। इफ वी गो ऑन joining tail of
नेक्स्ट वेक्टर, वेक्टर यानी दोनों हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ इनिशियल वेक्टर, then resultant of all vectors is given by joining tail of first vector with then resultant is given by joining, आप लिख सकते हो फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा है, हमने यही तो किया है। मैंने टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ सेकेंड, टेल ऑफ नेक्स्ट, हेड ऑफ सेकेंड। मैंने क्या बोला, इफ यू गो ऑन ज्वाइनिंग टेल ऑफ नेक्स्ट विद हेड ऑफ इनिशियल, नेक्स्ट का टेल, ये सम के रूप में ऑलरेडी हमने समझा है। मैं क्या करता हूं, पहला वेक्टर ड्रॉ करता हूं, फिर उसके बाद दूसरा, तो नेक्स्ट का टेल और इनिशियल का हेड जोड़ रहे हैं, नेक्स्ट का टेल और इनिशियल का हेड जोड़ रहे हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला है, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर इज गिवन बाय जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसमें भी क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यही तो किया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है। ये सिंपल हेड टेल लॉ के नाम से जानते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे ऐसे लॉ सीखते जाएंगे। आज के लिए हेड टेल लॉ हमने सीखा हुआ है, आपने सम्स प्रैक्टिस किए हुए हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझा है। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे वाले सम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।